वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सरूपण समावेता या जिसे हम कहते हैं कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म। इससे पहले जो हमने पढ़ा है, देखो समावेता के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था विन्यासी समावेता, दूसरी थी सरूपण समावेता। और विन्यासी के अंदर हमने जैसे प्रकाशिक समावेता के बारे में देखा, उसके बाद में हमने ईजेड आइसोमेरिज्म, आरएस आइसोमेरिज्म या फिर हमने डीएल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस, ये सब आइसोमर देखे हैं। ठीक है, ये थी कौन सी, विन्यासी समावेता। अब आती है सरूपण समावेता। सरूपण समावेता का मतलब जब होता है कि जब कोई कार्बनिक यौगिक जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कौन सा, सिंगल या एकक बंध पाया जाता है, तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से कार्बन कार्बन के बीच में जो रोटेशन होगा, जो कह सकते हैं जो घूर्णन होगा, वो आसानी से हो सकता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, या कार्बन कार्बन बंध के बीच में फ्री घूर्णन या मुक्त घूर्णन संभव हो पाता है। इससे क्या होगा, मुक्त घूर्णन होगा तो उससे क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जब उसको अपन रोटेट करेंगे, एक कार्बन को स्थिर रखेंगे, फिक्स करेंगे, दूसरे को उसके सापेक्ष घुमाएंगे, तो हमें उसके अलग अलग एंगल पर, अलग अलग कोण पर क्या होंगे, अलग अलग विन्यास प्राप्त होंगे, अलग अलग रूप प्राप्त होंगे। ये जो अलग अलग कोण पर अलग अलग 3D रूप प्राप्त होंगे, 3D फॉर्मेशन प्राप्त होंगे, इनको हम कहते हैं कन्फॉर्मर या सरूपण कहा जाता है। और ये समावेता जो है वो क्या कहलाती है, सरूपण समावेता, या इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म। तो ये कहलाती है सरूपण समावेता। तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का बहुत ही, जो कहलाता है सरूपण समावेता। सरूपण समावेता या इसे हम क्या कहते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म या सरूपण समावेता। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, फ्री रोटेशन पॉसिबल हो पाता है, और फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा तो एक को फिक्स करके दूसरे को उसके सापेक्ष घुमाते हैं। जैसे मान लो कोई एक 3D मॉडल है, अब ये इसमें क्या करूँगी मैं, देखो दो कार्बन आपको ब्लैक दिख रहे हैं, उसके अंदर ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में अंदर क्या है, देखो फ्री रोटेशन है, घूम रहा है, आसानी से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में क्या पाया जाता है, फ्री रोटेशन है, मुक्त घूर्णन होता है। मुक्त घूर्णन होने की वजह से क्या करेंगे, एक कार्बन को हम फिक्स करेंगे, जैसे मान लो ये वाला एक कार्बन, इसको हमने फिक्स कर लिया, और इस कार्बन को उसके सापेक्ष क्या कर रही हूँ मैं, रोटेट कर रही हूँ। तो अलग अलग एंगल पर मुझे इसके अलग अलग रूप प्राप्त होंगे, अलग अलग विन्यास प्राप्त होंगे। ये 3D विन्यास जो है वो क्या कहलाते हैं, सरूपण कहलाते हैं। ठीक है, और ये समावेता क्या कहलाती है, सरूपण समावेता कहलाती है। अब आता है कि सरूपण समावेता जो है उसके अंदर जो 3D अरेंजमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या उसके दो रूप होते हैं। कौन कौन से, एक कहलाता है, एक को हम कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन और दूसरे को हम कहते हैं सोहार्स प्रोजेक्शन। कौन कौन से हैं, एक तो कहलाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन या न्यूमैन प्रक्षेपण, और दूसरा कहलाता है सोहार्स प्रोजेक्शन, सोहार्स प्रक्षेपण। ठीक है, दो तरीके होते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है और जनरली जो हम कन्फर्मेशन शो करते हैं वो किस में करते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन में ही शो करते हैं। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर दोनों कार्बन में से एक कार्बन जो फ्रंट साइड में जो आगे की तरफ रहता है, जैसे देखो मैं इसको ऐसे करूँगी तो ये कार्बन आपका आगे और ये कार्बन पीछे, तो जो कार्बन आगे की तरफ रहता है उसको डॉट के द्वारा शो करते हैं, और जो कार्बन पीछे की तरफ है उसको किसके द्वारा शो करेंगे, उसको अपन शो करते हैं एक ग्राउंड सर्कल के द्वारा। तो देखो एक मैंने ये बना लिया डॉट और एक बना लिया मैंने ये राउंड सर्कल। ठीक है, तो अब आपको इसको ऐसे देखना, अगर मैं खुद देख रही हूँ तो ये मेरे सामने वाला कार्बन और ये पीछे वाला कार्बन, मेरे सामने वाला कार्बन डॉट, पीछे वाला कार्बन सर्कल। आप देख रहे हो तो ये अगर मैं आपके सामने करूँ तो ये आपका फ्रंट और ये आपका बैक हो गया। ठीक है, इस तरह से देखना है। तो जो फ्रंट वाला कार्बन जो होता है, ये फ्रंट वाला कार्बन डॉट और बैक वाला कार्बन सर्कल। ठीक है, अब प्रत्येक कार्बन से क्या है, 3 वैलेंसी जुड़ी हुई रहेगी, क्योंकि देखो एक वैलेंसी तो क्या हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रही है, तो 3 वैलेंसी जुड़ी हुई रहती हैं।
तो यहाँ पे मैंने इसकी ये 3 वैलेंसी बना दी। इसी तरह से जो बैक साइड वाला कार्बन है इसकी भी ये 3 वैलेंसी बना दी। और जो बैक साइड कार्बन है इसकी 3 वैलेंसी आपको क्या दिखती है? नहीं दिखती है, आधी ही दिखती हैं। जैसे देखो ये फ्रंट वाला कार्बन है, ठीक है, ये आपकी तरफ से फ्रंट वाला कार्बन है, ये बैक साइड वाला कार्बन है। तो बैक साइड वाले कार्बन को आप जब देखेंगे तो आपको क्या होता है, ये इसके बीच में आ जाने की वजह से ये ज़्यादा दिखता नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो बैक साइड वाले कार्बन की वैलेंसी क्लियर नहीं दिखती है, मतलब आधी दिखेगी क्योंकि ये इसे कवर हो जाती है। तो ये है इसकी वैलेंसी। और ये डॉट छोटा कार्बन जिसे हम कहते हैं फ्रंट कार्बन, और ये पीछे की तरफ है जिसे हम कहते हैं रियर कार्बन, मतलब बैक साइड वाला कार्बन, ठीक है। ये कहलाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर भी जब हम कन्फॉर्मर पढ़ते हैं तो 2 रूप बनते हैं कन्फॉर्मर के। कितने? 2 रूप बनेंगे। कौन कौन से बनते हैं? एक कहलाता है एक्लिप्स फॉर्म, एक कहलाता है स्टेगर्ड फॉर्म। तो ये क्या होती है एक्लिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म? देखो ये 2 रूप बनाए मैंने और ये एक रूप, ठीक है। ये इसके ऊपर मान लो ग्रुप जुड़े हुए, कोई ग्रुप जोड़े हुए, ठीक है। ये आपका फ्रंट कार्बन, पीछे वाला रियर कार्बन। अब हमेशा याद रखना कन्फॉर्मर के अंदर न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर हम शो करते हैं तो 2 रूप बनते हैं। एक रूप जिसे हम कहते हैं स्टेगर्ड फॉर्म या सांतरित रूप, या दूसरा बनता है एक्लिप्स फॉर्म या ग्रसित रूप। इसे कहते हैं स्टेगर्ड या सांतरित रूप। दोनों में क्या अंतर होता है? तो इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखना। मान लो ये क्या है, ये एक तरह का न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर देखो इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसके अंतर्गत फ्रंट के कार्बन, जो फ्रंट कार्बन है उसकी तीनों वैलेंसी उस पर लगे हुए ग्रुप, बैक साइड वाला कार्बन है उसकी तीनों वैलेंसी पर लगे हुए ग्रुप से दूर दूर रहते हैं। कैसे दूर दूर? देखो ये वाला जो कार्बन है आपको दिख रहा है, ये भी कार्बन इसके अंदर, ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है और ये दोनों ग्रुप दिख रहा है, मतलब एक दूसरे से क्या है, डिस्टेंस पर है। इस तरह से 2 के बीच में 1 दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 के बीच में 1, ये 2 के बीच में 1 दिख रहा है, इधर भी 2 के बीच में 1 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? स्टेगर्ड फॉर्म है। इधर मैं इसको देखूँ तो इधर भी देखो, घुमाती हूँ तो ये भी 2 के बीच में 1 दिख रहा है, और इधर भी दिखाती हूँ तो आपको 2 के बीच में ये 1 दिख रहा है, ठीक है। तो ये कहलाती है इसकी स्टेगर्ड फॉर्म। क्या कहलाएगी? स्टेगर्ड फॉर्म कहलाती, जिसके अंतर्गत फ्रंट कार्बन के तीनों, या कह सकते हैं फ्रंट कार्बन की तीनों वैलेंसी जो हैं वो बैक कार्बन की तीनों वैलेंसी से अधिकतम दूरी पर रहती हैं। क्या रहेगी? एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहती हैं। और अगर इसको याद रखने के लिए आप देखो तो ऐसे याद रखना, 2 कार्बन के बीच में या 2 वैलेंसी के बीच में 1 वैलेंसी आपको दिखाई देती है, ठीक है। 2 के बीच में 1 वैलेंसी दिखाई देती है, सब दूर दूर दिखाई रहते हैं। तो इसे कहते हैं इसका सांतरित रूप। जबकि अगर ग्रसित रूप की बात करूँ तो अब देखो मैं क्या करती हूँ, ग्रसित रूप, ये मैंने इसका ग्रसित रूप कर लिया। अब ग्रसित रूप में क्या होगा, एक कार्बन उसके ऊपर लगी हुई वैलेंसी पिछले वाले कार्बन की वैलेंसी से ढक रही है, ओवरलैप हो रही है। तो देखो ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, ये ओवरलैप हो रहे हैं, और ये भी आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सीध में है। देखो ये मैंने बनाया यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे के सीध में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सीध में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। तो ये एक दूसरे के सीध में दिख रहे हैं, इसका मतलब एक दूसरे के क्या है, नियर है। देखो एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल एक दूसरे के आपको क्लोज दिख रहे हैं। तो एक दूसरे के क्लोज है, इसका मतलब क्या होगा, कौन सी फॉर्म बनेगी, एक्लिप्स फॉर्म बनती है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि दोनों फॉर्म में से स्टेबल कौन सी हैं, एक्लिप्स फॉर्म और स्टेगर्ड में से स्टेबल कौन सी हैं, स्थायी कौन सी हैं। तो क्या आंसर देंगे, तो आप देखो जो स्टेगर्ड फॉर्म है, अगर मैं बात करूँ स्टेगर्ड फॉर्म की, तो स्टेगर्ड फॉर्म के अंदर आपको दिख रहा है 2 के बीच में 1 वैलेंसी, तो ये 2 के बीच में 1 वैलेंसी, मतलब दोनों एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं। तो ग्रुप एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो रिपल्शन एनर्जी भी क्या होगी, कम हो जाएगी, और रिपल्शन एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इनके बीच में जो रिपल्शन या प्रतिकर्षण होता है वो क्या होगा, कम होता है। तो रिपल्शन एनर्जी भी कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी या स्थायित्व अधिकतम होता है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूँ किसकी, एक्लिप्स फॉर्म की, तो ये देखो एक्लिप्स फॉर्म बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज है, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज है। इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा,
देखो बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज जैसे कि मान लो ये स्ट्रक्चर दे दिया तो इस तरह से आपको ये दिख रहे हैं, तो बिल्कुल क्लोज हैं। क्लोज होगा तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो रिपल्शन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इसके अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है ग्रुप्स के बीच में, प्रतिकर्षण होता है तो प्रतिकर्षण एनर्जी भी बढ़ती है। और स्थायित्व फिर क्या होगा, स्थायित्व हमेशा एनर्जी का उल्टा, तो स्थायित्व घट जाएगा। ठीक है, तो आप पता लगा सकते हो इजीली कि दोनों में से कौन ज़्यादा स्थायी है। दोनों में से स्टेगर्ड फॉर्म स्टेबल होती है। सो स्टेगर्ड फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एक्लिप्स फॉर्म। द रीजन इज रिपल्शन एनर्जी। द रिपल्शन एनर्जी ऑफ स्टेगर्ड फॉर्म विल बी डिक्रीज, दैट्स वाई द एनर्जी रिपल्शन एनर्जी विल बी डिक्रीज, दैट वाई द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेगर्ड फॉर्म विल इंक्रीज। इसी प्रकार से क्या होगा, एक्लिप्स फॉर्म के अंदर भी जो एनर्जी है, रिपल्शन एनर्जी है, वो डिक्रीज हो जाएगी। सो द रिपल्शन एनर्जी विल डिक्रीज, दैट्स वाई द स्टेबिलिटी ऑफ द रिपल्शन एनर्जी विल इंक्रीज, दैट्स वाई द स्टेबिलिटी ऑफ द एक्लिप्स फॉर्म विल डिक्रीज। ठीक है, तो दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, द स्टेगर्ड फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन द एक्लिप्स फॉर्म। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो ये पहला फॉर्मेट मैंने बताया न्यूमैन प्रोजेक्शन का। दूसरा कौन सा आता है, सोहार्स प्रोजेक्शन। सोहार्स प्रोजेक्शन को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि सोहार्स प्रोजेक्शन क्या होता है। तो उसके अंदर देखो वही दो रूप होंगे, एक्लिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म। इसको लाइंस के रूप में शो किया जाता है इस तरह से, ये दो रूप में बना रही हूँ। ठीक है, लाइंस के रूप में शो किया जाता है। ये बीच में आपको डॉट दिख रही है, पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, और इससे जुड़ी हुई तीन तीन वैलेंसी है। ठीक है, ये है सोहार्स प्रोजेक्शन। सोहार्स प्रोजेक्शन के अंदर आप देखो ये वाली फॉर्म दिख रही है जिसमें ये ग्रुप इस ग्रुप के सामने, ये ग्रुप इसके सामने, ये ग्रुप इसके सामने, तो ये कौन सी फॉर्म होगी इसकी, एक्लिप्स। इसी तरह से देखो इसके अंदर देखो तो ये एक ग्रुप यहाँ है तो एक ग्रुप इसके अपोजिट में है, ये दो यहाँ दिख रहे हैं तो ये दो इधर अपोजिट में दिख रहे हैं, तो ये कैसा रूप आपको दिख रहा है, अपोजिट वाला, जैसा स्टेगर्ड होता है वैसा, तो ये हो जाएगी इसकी स्टेगर्ड फॉर्म। क्लियर, तो ये क्या है, ये सोहार्स प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर, कन्फर्मेशन के अंदर न्यूमैन प्रोजेक्शन आता है और सोहार्स प्रोजेक्शन आता है। हम जो जनरली बात करते हैं या पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और न्यूमैन प्रोजेक्शन के दो रूप पढ़ते हैं, स्टेगर्ड फॉर्म एंड एक्लिप्स फॉर्म। कौन सा स्टेबल होता है, स्टेगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द एक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, अब अपन काम करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स या कार्बनिक यौगिक लेंगे और उसके अंदर कन्फर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आज अपन लेंगे वो है एथेन के बारे में। जो एग्जाम्पल अपन लेंगे वो है एथेन, और एथेन में हम क्या करते हैं, कन्फर्मेशन पढ़ते हैं, किस प्रकार से अलग अलग एंगल पर कौन कौन से कन्फर्मर हमें प्राप्त होते हैं। तो लिखिए अगला टॉपिक, कन्फर्मेशन या कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एथेन। एथेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए रहते हैं, 3 हाइड्रोजन प्रत्येक पर लगे हुए रहते हैं, और दोनों कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। किसके द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कार्बन कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन इधर और ये 3 हाइड्रोजन इधर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसको अलग अलग से रोटेट करेंगे तो उसके अलग अलग रूप मिलते हैं। कैसे रूप मिलेंगे देखना आप। अलग अलग एंगल लेते जाएंगे, एक बार मैं ड्रॉ कर रही हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये वाला जो मैंने बनाया फ्रंट कार्बन, ठीक है, इस पे 3 वैलेंसी शो की है, और ये दूसरा जो पीछे आपको गोला दिख रहा है ये क्या है, बैक साइड वाला कार्बन, उस पर वैलेंसी अभी मैं शो करने वाली हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये चेंज कैसे हुए हैं। ये एक दूसरे में क्या होते हैं, चेंज होते हैं अलग अलग एंगल पर। कौन सा एंगल, ये 0 डिग्री का एंगल है, 0 के बाद आपको देखो 60 डिग्री का गैप रखना है। ठीक है, 0 से 60, 60 के बाद में 120, 120 के बाद में 180 डिग्री, 180 डिग्री के बाद में 240, 240 डिग्री, उसके बाद में
300 डिग्री, उसके बाद में 360, तो ओरिजिनल फॉर्म वापस आ जाती है 360 पे। तो 360 पे क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म वापस आ जाती है, मूल रूप वापस आ जाता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पहले मैं आपको मॉडल में बताती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। देखो जैसे कि मान लो ये क्या है, एथेन है। क्यों, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और 3 मैंने एक जैसी ब्लू बॉल्स ली है। इसका मतलब क्या है, ये ब्लू बॉल्स क्या है, ये हाइड्रोजन है। तीनों ब्लू बॉल्स ली है, इसका मतलब तीनों हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये जो आपकी स्टार्टिंग कंडीशन है, जिसके अंदर फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के जो ग्रुप है एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल क्लोज है, एक दूसरे के सामने सामने, बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। या आप इसको ऐसे 3D देखो तो ये बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है इसका 0 डिग्री वाला। जब अपन 0 डिग्री पे हैं, ठीक है, कोई भी चेंज हम कर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, तो 0 डिग्री। और 0 डिग्री के ऊपर क्या होगा, जब 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या जुड़े हुए, हाइड्रोजन जुड़े हुए इसके। ठीक है, अब दूसरा जो है वो भी आ रहा है, ये दूसरी वैलेंसी दूसरे कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप है और इनके भी हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, कैसे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज। तो 0 डिग्री के अंदर या 0 डिग्री पर फ्रंट कार्बन के तीनों ग्रुप्स बैक कार्बन के तीनों ग्रुप के बिल्कुल सामने रहते हैं, बिल्कुल ओवरलैप या अधिरोपित रहते हैं। तो ये फॉर्म कौन सी कहलाएगी इसकी, ये इसकी एक्लिप्स फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, और एक्लिप्स फॉर्म जो होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा रहती है और स्टेबिलिटी कम होती है। फिर अपन बढ़ते हैं कितने डिग्री पे, अब 60 डिग्री का चेंज करना है। 60 डिग्री का चेंज करना है, बिल्कुल मैं एक बार उसको रोटेट करती हूँ। देखो ये मैंने रोटेट कर दिया। ठीक है, 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो अब आपको कौन सी फॉर्म प्राप्त हुई, बिल्कुल आपको देखो स्टेगर्ड फॉर्म दिख रही है, बिल्कुल एक दूसरे के 2 के बीच में आपको एक दिख रहा है 3D स्ट्रक्चर, बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर। ये कौन सी फॉर्म प्राप्त हो गई, ये स्टेगर्ड फॉर्म प्राप्त हो गई। मतलब जो यहाँ पे बॉन्ड था, मैं इसको अब घुमा रही हूँ। देखो इस तरह से ये बॉन्ड जो है इस तरह से था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको घुमा दिया, तो घुमा दिया तो यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गए और ये जो पहले से लगे हुए हैं ये 3 हाइड्रोजन। तो 60 डिग्री पे जब इसको रोटेट किया तो 60 डिग्री पे इसकी कौन सी फॉर्म मिली, स्टेगर्ड फॉर्म मिली। तो 60 डिग्री पे आपको इसकी स्टेगर्ड फॉर्म मिलती है। ठीक है, अब अपन 60 डिग्री पे थे, अब 60 डिग्री को और रोटेट करते हैं। तो 60 डिग्री का वापस रोटेट किया, कौन सी डिग्री पे आ गए, अब 0 से 60 पे चले, 60 पे कैसे आ गए, 120 पे आ गए। मतलब 60 को रोटेट करते जाएंगे बारी बारी। तो 60 डिग्री का और रोटेट किया इधर से 60 से 60 तो 120 डिग्री, और जैसे ही 120 डिग्री पे आ गया, वापस क्या हो गया, देखो वापस एक्लिप्स फॉर्म बन गई, वापस एक दूसरे के क्लोज आ गए। तो ये वापस ये यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ये वापस एक दूसरे के क्लोज आ गए। देखो ये वाला जो था ना, ये कहाँ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ आ गया, और ये वाला जो है ना ये वापस वहाँ चला गया। ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये वापस एक दूसरे के क्या आ गए, क्लोज हो गए। तो कैसी फॉर्म बन गई, वापस एक्लिप्स फॉर्म बन गई। 120 डिग्री पे कैसी फॉर्म बन गई, एक्लिप्स फॉर्म बन गई। ठीक है, अब वापस 60 डिग्री का और रोटेट करते हैं। 60 डिग्री का मैंने वापस रोटेट किया, देखो एक्लिप्स फॉर्म में 60 डिग्री का वापस रोटेट करो, तो वापस 60 डिग्री का रोटेट किया तो कैसी फॉर्म बनी, वापस स्टेगर्ड फॉर्म मिल गई। कैसी, स्टेगर्ड फॉर्म। देखो ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अब वहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, ये वाला बॉन्ड अब कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया। ठीक है, जो ये बॉन्ड है यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये चला गया यहाँ। तो ये कौन सी फॉर्म दिख रही है आपको, ये दिख रही है स्टेगर्ड फॉर्म। ठीक है, तो 180 डिग्री पे कौन सी फॉर्म प्राप्त होगी, वापस स्टेगर्ड फॉर्म प्राप्त होगी। तो ये आपकी स्टेगर्ड फॉर्म। ये थीटा वगैरह क्या है, ये डाईहेड्रल एंगल है। थीटा इक्वल टू डेल 0, फिर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री 120 डिग्री, ये कहलाते हैं डाईहेड्रल एंगल, अलग अलग एंगल से। ठीक है, अब 180 डिग्री पे अपना स्टेगर्ड चल रहा है। अब क्या करते हैं, अब इसको वापस अपन 60 डिग्री पर मोड़ेंगे तो वापस एक क्लोज आ जाएगा। वापस 60 डिग्री पे मोड़ना है, देखो स्टेगर्ड फॉर्म में है, वापस 60 डिग्री, एक ही कार्बन को आपको चेंज करना है। ठीक है, फ्रंट लो या बैक कोई भी, ये वापस 60 डिग्री मोड़ लिया तो वापस कैसा हो गया, 60 डिग्री मोड़ने पर वापस एक्लिप्स, बिल्कुल पास में वापस ग्रुप आ गए, तो ये वापस एक्लिप्स फॉर्म हो गया। ये इधर, ये वाला ग्रुप इधर आ जाएगा, ये वाला ग्रुप इधर जाएगा और ये वाला ग्रुप वापस यहाँ आ गया। तो वापस कैसी फॉर्म प्राप्त हो गई आपको, वापस एक्लिप्स फॉर्म प्राप्त होगी। कितने डिग्री पे, 300 पे। अब वापस चलते हैं 60 डिग्री, जब तक ओरिजिनल प्राप्त नहीं हो जाए तब तक चलेंगे।
360 पे हमें पता है मूल रूप प्राप्त हो जाता है। वापस 60 डिग्री का रोटेट किया, अब वापस 60 डिग्री का रोटेट करो, ये 60 डिग्री वापस रोटेट किया, ठीक है, ये 60 डिग्री वापस रोटेट किया, वापस कैसा आ गया, स्टेगर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। ये वाला जो हाइड्रोजन था, अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, ये वाला देखो वापस कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वापस स्टेगर्ड फॉर्म आ गई। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इधर जुड़े हुए हैं, तो कैसे फॉर्म है, स्टेगर्ड। 300 पे कौन सी है, स्टेगर्ड फॉर्म आ गई। तो अब आप अपन ओवरऑल देखें इसके अंदर, तो हमें देखो स्टेगर्ड कहाँ कहाँ प्राप्त हुई, एक्लिप्स कहाँ कहाँ प्राप्त हुई, तो 0 डिग्री पे, फिर उसके बाद 120 डिग्री पे, और फिर 200 किस पे, 240 पे कौन कौन सी प्राप्त हुई, इस एक्लिप्स फॉर्म हमें प्राप्त हुई, ठीक है, 0 पे, उसके बाद में 120, फिर 240 पे। इसी तरह से 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री कौन सी फॉर्म प्राप्त हुई, एक्लिप्स फॉर्म या स्टेगर्ड फॉर्म, सॉरी एक्लिप्स फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म या सांतरित रूप अपन को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा, 0 डिग्री बिल्कुल मूल अवस्था, उसके बाद में 120 डिग्री और 240 एक्लिप्स, उसके बाद में 60, 180 और 300 पे आपको स्टेगर्ड फॉर्म प्राप्त होती हैं। अब आपको पता है कि दोनों में से कौन से रूप स्थायी हैं, तो हमें पता है कि 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री पर क्या रूप प्राप्त होते हैं, स्टेगर्ड फॉर्म, बिल्कुल दूर दूर दिख रहे हैं आपको। इसी तरह से 180 के अंदर भी दूर दूर दिख रहे हैं, 300 पे भी दूर दूर दिख रहे हैं, तो मतलब उनके अंदर जो प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा, वो कम होगा, एनर्जी कम होगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। 60 डिग्री, 180 और 240, 0 डिग्री, 0 डिग्री पे प्राप्त हुआ रूप बिल्कुल पास पास है ग्रुप्स, 120 डिग्री पे ग्रुप बिल्कुल पास पास, 240 पे बिल्कुल ग्रुप पास पास, मतलब ये एक्लिप्स फॉर्म है। इसके अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, और प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो स्थायित्व क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इसके अंदर घट जाएगा। तो ये सारे रूप जो बने हैं ये कैसे हैं, स्थायी, और ये इनकी कंपेयर में अगर बात करें तो अस्थायी, अनस्टेबल प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे इसका एनर्जी प्रोफाइल भी देखेंगे किस प्रकार से एनर्जी चेंजेस होती हैं। तो ये स्टेबल फॉर्म और ये होती है इसकी अनस्टेबल फॉर्म। अब इसमें एक और चीज़ याद रखना कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस इतने फास्ट होते हैं कि हम इन्हें आँखों से नहीं देख सकते। अब इसको ऐसे देखो जैसे कि ये चल रहा है, और मैं इसको अगर लगातार रोटेट, ये तो मैं धीरे धीरे रोटेट कर रही हूँ तो आप इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लगातार रोटेट करूँगी, तो अगर लगातार रोटेट करती हूँ तो आप इसको देख नहीं पाते कि कब कब कौन कौन से चेंज हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे याद रखो, जैसे कि फ़ैन, 3 पंखुड़ियाँ फ़ैन पे होती हैं, ठीक है। अब फ़ैन को जब अपन चलाते हैं तो धीरे धीरे चलता है, तो हमें दिखता है कि 3 पंखुड़ियों में से एक कहाँ पे गई, दूसरी कहाँ चल रही है। जैसे ही वो फ़ैन फास्ट हो जाता है क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलता है कि वो किस तरह से घूम रहा है, उसकी तीनों जो पंखुड़ियाँ हैं या उसकी जो तीनों बॉन्ड्स हैं वो कैसे हैं, कहाँ गए। तो इसी तरह से इसके अंदर भी जो चेंजेस होता है इतना फास्ट होता है कि हम इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। कितना होता है एनर्जी डिफरेंस, 3 से लेके 8 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब इतनी कम एनर्जी होती है इनके बीच में, ठीक है। तो ये बहुत ही आपस में एक दूसरे से फास्ट इंटरचेंज होते रहते हैं, इनको सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, सेपरेट आउट करके इनकी अलग से स्टडी नहीं की जाती, ठीक है। तो इनका कारण है कि ये फास्ट चेंज हो जाते हैं, फास्ट इंटरचेंज इनमें होता है। तो ये तो है इसके कन्फॉर्मर्स, ये देखो अलग अलग डिग्री पे हमें प्राप्त हुए ना, तो ये अलग अलग कॉर्ड पर जो अलग अलग रूप प्राप्त हुए उनका अलग अलग 3D अरेंजमेंट है, तो ये कहलाते हैं कन्फॉर्मर, और इस समावेता को क्या कहते हैं, सरूपण समावेता कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं एथेन का एनर्जी प्रोफाइल, इसी का एनर्जी प्रोफाइल। इसका एनर्जी प्रोफाइल कहाँ से हमें चलना, देखो 0 डिग्री से, उसके बाद में 60 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, उसके बाद में 180 डिग्री, 240 डिग्री, उसके बाद में 300 डिग्री, और 360 पे तो हमें क्या प्राप्त होता है, मूल रूप प्राप्त हो जाता है। 360 पे हमें इसका मूल रूप प्राप्त हो जाता है, ठीक है। 300 डिग्री, ये अलग अलग क्या है, ये थीटा के मान है, जिसे हम कहते हैं डाईहेड्रल एंगल, और इधर क्या है, इधर एनर्जी है। अलग अलग जो कन्फॉर्मर प्राप्त हुए, अगर इनका एनर्जी प्रोफाइल बनाए तो कुछ इस तरह से बनता है। 0 डिग्री पे कौन सा रूप प्राप्त होता है, एक्लिप्स, एनर्जी ज़्यादा होती है तो एनर्जी इसकी हाई रहेगी,
60 डिग्री पे हमें प्राप्त होता है स्टेगर्ड, एनर्जी कम। 120 डिग्री पे वापस एक्लिप्स, एनर्जी ज़्यादा। 180 डिग्री पे कौन सा प्राप्त होता है? 180 डिग्री पे हमें प्राप्त होता है स्टेगर्ड फॉर्म, एनर्जी वापस कम। उसके बाद में 240 पे वापस एनर्जी ज़्यादा। उसके बाद में 300 पे वापस एनर्जी कम, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। 360 में मूल रूप 60 के जैसा जैसा, एनर्जी वापस इक्वल। तो ये है इसके क्या है, एनर्जी प्रोफाइल्स हैं। देखो आपको इधर देखो 60 डिग्री पे जो प्राप्त हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी कम है, बहुत कम है। इधर 180 पे एनर्जी कम है और 300 पे भी एनर्जी कम है। तो इन तीन पर कौन से रूप प्राप्त हुए थे आपको? स्टेगर्ड रूप प्राप्त होते हैं। ये कौन से रूप है यहाँ पे? स्टेगर्ड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद में जिस चीज़ की आपको एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ये देखो एनर्जी कितनी हाई है, तो इस पे हमें 0 पे, 120 पे, 240 पे और वापस मूल रूप प्राप्त होता है, तो एनर्जी ज़्यादा थी। तो ये कौन से रूप थे? एक्लिप्स। तो जहाँ जहाँ आपको ये ग्राफ जो है इसके जो आपको मैक्सिमा दिख रहे हैं वहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी? एक्लिप्स फॉर्म आएगी। और जहाँ जहाँ मिनिमा दिख रहे हैं वहाँ पे स्टेगर्ड फॉर्म आती हैं। तो ये है इसका एनर्जी प्रोफाइल। क्लियर? इंपॉर्टेंट है एथेन के अंदर। एथेन के अंदर हमने देखा कन्फॉर्मर के बारे में, इसकी सरूपण के बारे में। दो रूप मेनली प्राप्त होते हैं, एक्लिप्स और स्टेगर्ड। तो कौन कौन सी एंगल पर? 0, 120 और 240 पर एक्लिप्स फॉर्म प्राप्त होती है। एक्लिप्स मतलब ग्रसित फॉर्म, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा, स्थायित्व कम होता है। उसके बाद में 60, 180 और 30 पे हमें इसका सांतरित रूप प्राप्त होता है, स्टेगर्ड फॉर्म प्राप्त होता है, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो और उसके अंदर दोनों जो दो रूप प्राप्त होते हैं, कोई भी दो रूप, उनके बीच में एनर्जी गैप कितना रहता है? 3 से 8, 3 to 8 किलो कैलोरी पर मोल, बहुत ही कम होता है। इस वजह से ये बहुत ही फास्ट इंटरचेंज होते हैं, इनको सेपरेट आउट करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये हैं आपके एनर्जी कन्फॉर्मर आइसोमर ऑफ एथेन्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे प्रोपेन के बारे में और ब्यूटेन के बारे में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझना, एक बार पढ़ोगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, थैंक यू सो मच।